नमस्ते। मैंने आपके परिचय में आप जहाँ करेंटली अभी मैकन के साथ काम कर रहे हैं एज अ नेशनल प्लानिंग डायरेक्टर, तो क्योंकि मैकन नाम इतना ब्रांड इतना बड़ा है और वॉलंटरी सेक्टर में लोग इसको सुनते तो आए हैं। देखिए, चाहे एडवर्टाइजिंग हो चाहे सोशल सेक्टर हो, बिहेवियर चेंज करना सबसे मुश्किल काम है। लोगों की आदतें बहुत आसानी से चेंज नहीं की जा सकती। नई आदतें बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे बोला जाता है ना कि मैन इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट। तो हैबिट ऐसी चीज़ है जो नए बिहेवियर को या बिहेवियर को चेंज करने से हमें रोकती है। तो इसके ऊपर पिछले 10-15 साल में एक्चुअली काफ़ी शोध हुआ है और काफ़ी थ्योरी में भी इजाफा हुआ है। तो एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, आप जिस तरह से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे लिए ये सेक्टर नया है, इसलिए माफ़ करिएगा अगर कहीं पर मैं गलती करूँ। आप सही कह रहे हैं। तो लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर का एक अलग फ्लेवर है, एक अलग काम करने की प्रक्रिया है। आप अगर और कुछ भी ना करें और सिर्फ ये कैप्चर कर लें कि वहाँ पर नज़ारा क्या है, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहने हैं यंगस्टर्स ने, किस तरह की गाड़ी पहनी है, किस तरह गाड़ी पे आए हैं, किस तरह के जूते हैं, या वो खाना कैसे हेयर स्टाइल बना क्या रहे है, हैं, खाना लोग कैसे बना रहे हैं, परोस कैसे रहे हैं। बिगेस्ट मिथ इन एसबीसीसी इज दैट इन्फॉर्मेशन और मोर इन्फॉर्मेशन will lead to behavior change। एकदम ठीक है। नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि फिर आदमी को मालूम नहीं चलता कि एग्जैक्टली करना क्या है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always आप show सभी का पुनः एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में हम सब बात करते हैं एक टेक्निकल सब्जेक्ट पे जो आप एनजीओ सेक्टर, वॉलंटरी सेक्टर्स को बिलोंग करता है। उस सब्जेक्ट पे हमारे बीच में एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं और इन सब्जेक्ट्स को लेकर हम उनसे जो आपके सवाल हैं या जो डेवलपमेंट सेक्टर में जो भी ऐसे सवाल जो आज के समय में जिनको लेकर तमाम ऐसी दिक्कतें आप सब देखने में आती हैं, उन सब सवालों के का एक हम कहेंगे कि एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हम उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट के सम्मुख रखते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। आज का जो एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है, आपको मैं सब विषय बताऊं उससे पहले मैं आपको एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट, जो नए दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हैं, जो लोग पहले से एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को देखते आए हैं, उन सबको मैं हृदय से पूरी आईएसआरएन टीम की तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और अपने प्रोत्साहन से हम सबको प्रोत्साहित किया है, ये सब हम सब के लिए एक अच्छी बात है और इसी प्रोत्साहन को लेकर हम सब मोटिवेटेड हैं और आपके साथ निरंतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है कि आईएसआरएन का जो मैंडेट है एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, देश भर में 800 से ज़्यादा संस्थाएं हमारी सदस्य हैं, उनकी आवाज़ को हम एक नेशनल प्लेटफॉर्म देने का काम करते हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग एक हमारा मैंडेट है और कोशिश ये होती है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से हम आपकी क्षमता वर्धन करें। और ये पॉडकास्ट प्रोग्राम भी उसी का एक माध्यम है, जहां पर हम इस माध्यम से आपको विषय की जो डिटेल्स, उसकी इंटीग्रिटी है या जो उसमें आने वाली समस्याएं हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इसीलिए इसको कहते हैं कि एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर। सो आज हम कौन से विषय को डिकोड करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं विषय पर आता हूँ उससे पहले एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा आपसे कि जो लोग नए जुड़े हैं या जो पहले से एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट को देखते हैं, आप कृपया आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अपनी अटेंडेंस, उपस्थिति को दर्ज कराइए। और वो उपस्थिति आप कैसे कर सकते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। और जो जितना ज़्यादा जब ये होगा तो हमारे लिए वही ताकत है जो हमें बताती है कि इसका रिस्पॉन्स, फीडबैक आपके लाइक्स और सब्सक्राइब पे डिपेंड करता है। आप सब साथी इसको देखिए और देख के और लोग साथियों तक पहुंचाइए, जिससे कि
जो ये विषय है, इस विषय को गति दी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं को एड्रेस किया जा सके। आज का जो विषय है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैं विषय सीधे बताऊं, उसकी टैगलाइन या उसके बारे में आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि कोविड में आपने देखा कि जब ये स्टार्ट हुआ, रिसेंट एग्जाम्पल है, और जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो तरह तरह के बातें हुई क्योंकि भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये नई बीमारी थी, नए तरीके की इसमें चीज़ें आ रही थी, हर कोई उसमें अपने प्रयोग कर रहा था, हर कोई अपने सुझाव दे रहा था और उसके कारण कोई संवाद या कोई एक तरह की गाइडलाइन, दिशा निर्देश या कोई एक महत्वपूर्ण कोई प्लान नहीं था और उसके कारण कई सारे मिसहैपनिंग हुई, कई सारे हमें चीज़ें सुनने को आई और ये सेम हमने जब कोविड वैक्सीन आई उस समय में भी देखा कि कई मिथ्स और मिसकंसेप्शन के कारण भी बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाने में शुरुआती दौर में नहीं रुचि अपनी जगाई। तो ये सब के पीछे जो ये मैं बातें कर रहा हूँ ये क्या है, तो ये है कम्युनिकेशन। हम आज कम्युनिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन एक कितना इम्पॉर्टेंट टूल्स है। ये ना सिर्फ परिवार में, समाज में, बल्कि आपके काम में उपयोग होता है, बल्कि हर जगह विदाउट कम्युनिकेशन यू कैन नॉट सर्वाइव। तो कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है इसको जानने के लिए ही आज का हमने विषय चुना है और आपको जैसे मैंने कहा कि सही संवाद या सही संचार नीतियों के नाते जो कम्युनिकेशन पॉलिसीज़ हैं या जो कम्युनिकेशंस के जो मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं उनको अगर आप नहीं समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन प्लान या पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर ना हो। और कम्युनिकेशन के जितने भी आयाम हैं उसमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एक अलग आयाम है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी हम यूज़ करते हैं कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में, प्रोग्राम डिज़ाइनिंग में, लॉन्चिंग में, अपने विषय को मतलब जो भी टेक्निकल विषय है उसको समाज तक ले जाना, उनको समझाना, ये सारा ही पार्ट कम्युनिकेशन के अंदर आता है। इसीलिए आज के जो टॉपिक का जो नाम है वो टैगलाइन अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि द पावर ऑफ वॉइस, कम्युनिकेशन एज अ कैटलिस्ट फॉर अ सोशल इम्पैक्ट। तो जो ये टॉपिक है, जो आवाज़ की शक्ति है उसके माध्यम से, संचार के माध्यम से समाज में कैसे प्रभाव डाला जा सकता है, इस विषय इस टैगलाइन से जुड़े हुए बात मतलब इसी टैगलाइन को हम पूरे आज के संवाद में आपके साथ साझा करने की कोशिश करेंगे और इसको हम सब के बीच में इस बात को, संवाद को अच्छी तरह से आपके सम्मुख रखने के लिए इस सेक्टर के बहुत ही नेम, फेम और एक्सपीरियंस्ड, सीजन्ड प्रोफेशनल हमारे बीच में हैं। उनको आपसे मिलाऊं, रूबरू कराऊं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि उनका एक छोटा सा परिचय आपके सम्मुख रखूं। हमारे आज के मेहमान अंकित बोहरा हैं। अंकित बोहरा बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। उन्होंने पिछले 19 सालों से अलग अलग संस्थानों में अपनी सेवाएं, न सिर्फ सेवाएं दी हैं बल्कि कम्युनिकेशन को कैसे एज अ पॉलिसी, एज अ टूल्स, एज अ प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए या उसको क्रियान्वित किया जाए, उसको लेकर काम किया है। अलग जैसे 19 सालों की जो आपकी यात्रा रही है वो गवर्नमेंट में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एंड जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें आपने अपनी सेवाएं दी हैं। उनमें से प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं तो यूएसएड है, गेट्स फाउंडेशन है, पीसीआई है, पैकार्ड फाउंडेशन है, एमटीवी स्टेइंग अलाइव फाउंडेशन है और साथ में ही हैज़ वर्कड ऑन एराइज लाइक अ फैमिली प्लानिंग, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, वॉस, जेंडर, सोशल नॉर्म्स, चाइल्ड प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन, एनसीडी एंड एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज पे आपने काम किया है। ऐसे प्रतिभाशाली, विभिन्न डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस हम सब के बीच में हैं। उनको इस काम के लिए उनको कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें से प्रमुख रूप से अगर मैं बात करूं तो ही इज़ द विनर ऑफ द सेवरल ग्लोबल रीजनल स्ट्रैटेजी अवार्ड इंक्लूडिंग इंडिया फर्स्ट जे साइएट ग्रैंड प्रिक्स, वर्ल्ड एडवर्टाइजिंग रिसर्च काउंसिल एंड IFES in India and Asia Pacific. His papers has been selected for the International Social and Behavioral Change Communication Summit
Marcus, and his article has appeared in WARC, the Hindu Business Line, and Rural Marketing Journals of India. Ankit Bora is an alumni of prestigious Mudra Institute of Communication, Ahmedabad. Ankit has over 19 years of experience leading strategy teams at global agency network like JWT, McKinsey, where he is currently serving as a national planning director. तो अभी फ़िलहाल अंकित बोरा जी मैकन के साथ एसोसिएटेड हैं एज अ नेशनल प्लानिंग डायरेक्टर, और आपके साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस विषय को हम रख रहे हैं वो हम पूरा जस्टिस कर पाएंगे. अंकित इज़ ऑल्सो डिवोटेड मेंटर टू यंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स थ्रू द ग्लोबल कलेक्टिव, the 30-minute University of Planning, as well as the frequent guest faculty at Management and Communication Institute. तो जैसा कि मैं आपसे अभी बता रहा था आज के हमारे गेस्ट के बारे में, क्योंकि जो विषय है वो कम्युनिकेशन, उस पर बात करने के लिए मैंने जिनके बारे में इतना अच्छा परिचय आप सबके सामने रखा है, वैसे प्रतिभा के धनी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हमारे बीच में हैं. मैं अंकित बोरा जी को आपसे रूबरू कराता हूं. अंकित जी, स्वागत है आपका एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में. आपने अपने इतने शॉर्ट नोटिस में हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, आप आए. इस सब के लिए हम पूरी टीम की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. मैं यहाँ पर आकर ना सिर्फ खुश हूँ लेकिन काफ़ी गौरवान्वित भी फील करता हूँ, क्योंकि कम्युनिकेशंस के सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए इतना कुछ है, लेकिन जब लोगों के काम आ सकें वो टिप्स, तो मुझे लगता है कि तब पढ़ाई भी और एक्सपीरियंस भी सार्थक होता है. वेरी नाइस. तो अंकित जी, मेरा पहला सवाल यहीं से है, क्योंकि मैंने आपके परिचय में, आप जहां करेंटली अभी मैकन के साथ काम कर रहे हैं एज अ नेशनल प्लानिंग डायरेक्टर, तो क्योंकि मैकन नाम इतना, ब्रांड इतना बड़ा है और वॉलंटरी सेक्टर में लोग इसको सुनते तो आए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप कैसे मैकन आपके थ्रू अगर लोगों के सामने आता है तो ज़्यादा अच्छा होगा. और क्योंकि और साथ में मैकन के साथ, क्योंकि आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज, इंटरनेशनल एनजीओज, गवर्नमेंट, सबके साथ काम किया है, तो वो एक्सपीरियंस, और इवन यू हैव वर्कड विद द डिफरेंट कंट्रीज आल्सो. सो कैन यू एक्सप्लेन एंड एलोबरेट along with your मैकन एक्सपीरियंस? जी ज़रूर. मैं फ़िलहाल मैकन वर्ल्ड ग्रुप नामक संस्था में हूँ, जो कि इंटर पब्लिक ग्रुप नाम की एक कंपनी का पार्ट है. इंटर पब्लिक ग्रुप दुनिया की शायद टॉप 3 एज ऑफ नाउ एजेंसी नेटवर्क्स जिनको बोलते हैं, कम्युनिकेशन ग्रुप्स, उनमें से एक है. Okay. और चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो मीडिया हो, इस तरह के जितने भी कम्युनिकेशन रिलेटेड बिजनेसेस होते हैं, इनकी एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है. हम लोग का यूएस बेस्ड ऑफिस है. Okay. लेकिन हम हर कॉन्टिनेंट में तकरीबन मौजूद हैं, और काफ़ी नामी गिरामी क्लाइंट्स और काफ़ी शोहरत वाला काम जो है इस ग्रुप ने किया है. तो अगर आप याद रखें, कुछ ब्रांड्स में आपको अगर बताऊं तो लॉरियल या मास्टर कार्ड, इंडिया में जो हमारा सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल काम रहा है वो नेस्कैफे पे रहा है, मैगी पे रहा है. वेरी नाइस. हम लोग डाबर के लिए काम करते हैं. कई ऐसे प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट. तो ये जो बिग लीडिंग कंपनीज हैं वो आपके क्लाइंट्स हैं? जी. तो उनकी जो एडवर्टाइजिंग और कम्युनिकेशन नीड्स हैं वो हम पूरी करते हैं. ज़्यादातर जो है वो एडवर्टाइजिंग का ही काम होता है, लेकिन कई जगह पर वो ब्रांडिंग का भी काम होता है. वेरी नाइस. दिस इज व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज. थैंक यू. सो अब यहाँ पर मुझे काम करते हुए ये मेरा दूसरा स्टिंट है मैकन में. और अब मैं सीनियर लीडरशिप रोल में हूँ. मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो शायद एडवर्टाइजिंग सीखा ही इस कंपनी में हूँ, और चाहे मेरे वो गुरु हों, चाहे वो मेरे आसपास के लोग रहे हों, मेरे पीयर्स रहे हों, उन सब के साथ यहाँ पे मेरा काफ़ी करीबी नाता रहा है. लेकिन इससे पहले भी 2 बड़ी एडवर्टाइजिंग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं काम कर चुका हूँ, जिनमें से एक ओगिलवी है. और ओगिलवी के लिए मैंने श्रीलंका में काम किया था.
और उससे पहले इंडिया में ही मैंने जे वॉल्टर थॉमसन, जो कि अब VML कहलाती है, उनके साथ काम किया था। तो फ़ायदा ये रहा है कि इन सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में आपको सीखने को काफ़ी मिलता है, आपको अच्छे बड़े और काफ़ी डाइवर्स सेट ऑफ क्लाइंट्स के साथ काम करने को मिलता है। तो मेरे लिए ये बहुत आसान और मुझे लगता है फ़ायदेमंद बात रही है कि मैंने जितना पब्लिक सेक्टर के साथ काम किया है वो भी इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू किया है। ओके। सो चाहे वो कुछ प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो क्लाइंट्स हों, जैसे गेट्स फाउंडेशन या यूनियन के साथ हमने रिसेंटली काम किया। हम गवर्नमेंट के साथ बहुत काम करते हैं, चाहे वो You have worked with USAID also. I have worked in USAID as well as the head of communications for their largest investment in healthcare in India back then, which was called the Shops Plus project. Yes. And वो मेरे लिए एक डायरेक्ट या मैं कहूँगा फर्स्ट हैंड मौका था जब मैं सोशल सेक्टर में रह के काम कर रहा था। लेकिन सोशल सेक्टर के आसपास रहते हुए मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और मेरा कम्युनिकेशंस का एक्सपीरियंस एक्चुअली दोनों पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। वेरी नाइस। सो एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, आप जिस तरह से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, प्लानिंग एंड ब्रांडिंग पे फोकस करते हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ, मेरे लिए ये सेक्टर नया है, इसलिए माफ़ करिएगा अगर कहीं पर मैं गलती करूँ। आप सही कह रहे हैं। तो लेकिन डेवलपमेंट सेक्टर का एक अलग फ्लेवर है, एक अलग काम करने की प्रक्रिया है। और यहाँ पर जहाँ हम काम पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें कि कोई भी डोनर बेस्ड प्रोग्राम हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का सेल्फ इनिशिएटिव भी हो, तो दोनों केस में फोकस प्रोग्राम होता है। वहाँ पर कम्युनिकेशन मतलब प्लान के अकॉर्डिंग या कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो एज अ कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादातर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ रहा है, और वो भी बिग लीडर्स ऑफ द कंपनीज जो मैं कहूँ वो हैं। तो अगर इस एक्सपीरियंस को आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के कम्युनिकेशन प्लान के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो प्रिंसिपल्स रहते हैं कम्युनिकेशन के, वो ये नहीं देखते कि क्लाइंट या जो कस्टमर है हमारा वो छोटा या बड़ा है। वो प्रिंसिपल्स तो वैसे ही रहते हैं। फ़ायदे की बात ये है और गौर करने वाली बात भी ये है कि हम कई बार शुरुआत में ये डिसाइड कर लेते हैं, सोशल सेक्टर में खासकर, कि हमें क्या कहना है। और यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आता है कॉर्पोरेट सेक्टर में, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या चाहिए, क्या असर चाहिए, क्या इम्पैक्ट चाहिए, क्या आउटकम चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो जैसे मार्केटिंग के लिए आपके पास एक टारगेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे एक प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन बढ़ानी है। अगर मैं कंपेयर करूं तो अक्सर सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स में कई चीज़ें ये तय होती हैं और लोगों को क्या बोलना है, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर हो या हाइजीन रिलेटेड बिहेवियर हो, कम्युनिकेशन का दायरा जो है वहाँ तक रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ हेल्थ प्रोग्राम्स की या हाइजीन प्रोग्राम्स की या किसी भी सोशल प्रोग्राम की बात करें अगर हम, या प्रोजेक्ट की बात करें, उसमें ये सिद्धांत अपनाना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा कि आप प्रॉब्लम को कितना अच्छा समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी इनिशिएटिव, चाहे वो सोल्यूशन कम्युनिकेशन में हो या प्रोडक्ट में हो, कई बार ऐसा होता है कि आप नया प्रोडक्ट बना देते हैं, वो भी सोल्यूशन है। कई बार आप उसको एक्सेस करने का तरीका बदल देते हैं, वो भी एक सोल्यूशन है। लेकिन आप अगर ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम को समझने में और उसको अच्छे से डिफाइन करने में लगाएंगे, उतना ही आसान होगा सोल्यूशन तक पहुंचना। तो मुझे लगता है कि अगर मैं सबसे पहले इस सेक्टर में कुछ अप्लाई करना चाहूँगा या किसी को ये राय देना चाहूँगा कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, तो वो ये होगा कि ये डिसाइड ना करें कि आपने क्या बोलना है, ये डिसाइड करें कि प्रॉब्लम क्या है। और वो प्रॉब्लम को भी डिफाइन करना एक मुझे लगता है इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ रिगर। क्योंकि अगर मैं आपको सोशल सेक्टर के बजाय एक कॉर्पोरेट सेक्टर का ही एग्जांपल दूं, कोई साबुन वाला क्लाइंट आके हमें बोलता है जी साबुन नहीं बिक रहा। अब वो साबुन कई रीज़न से नहीं बिक रहा होगा। हो सकता है लोगों ने कोई और साबुन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, हो सकता है लोगों ने हाथ कम धोने शुरू कर दिए, हो सकता है लोगों ने कम बार दिन में हाथ धोना शुरू कर दिया, जो कि कोविड के बाद हुआ था। सो देयर आर वेरियस रीजंस दैट कैन लीड टू द सेम सिम्टम, जैसा कि हमारी बॉडी में बीमारियों में भी होता है। तो कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो सिम्टम आ रहा है? बुखार तो हर चीज से तेज होता है, वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। रीजन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है।
तो वो हम कर लेंगे तो उसको चेंज करने का या उसको बढ़ाने का जो भी काम है कम्युनिकेशंस का वो आसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि आपने कहा कि फॉर्मूला और प्रिंसिपल्स तो सेम है कम्युनिकेशन में, क्लाइंट्स चाहे जो भी हो। तो यहाँ पर आपके सामने कंपनी क्लाइंट्स है और वॉलंटरी सेक्टर के लिए बेनिफिशरीज या कम्युनिटी क्लाइंट है उनका, क्योंकि अल्टीमेटली मैसेजिंग का गेम है। बिल्कुल, मतलब हम क्या मैसेज दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं, जो आपने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके लिए दे रहे हैं उसको समझना और उसके अकॉर्डिंग मैसेजिंग बनाना, ये एक इम्पॉर्टेंट गेम है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी से जुड़ा एक और सवाल है जो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को वो भी जानने का मौका मिले। तो कम्युनिकेशन के अंदर स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर में सोशल बिहेवियर कम्युनिकेशन चेंज या इनिशिएटिव की बात हम करते हैं। तो ये जो बिहेवियरल चेंज एक्टिविटीज़ हैं या इनिशिएटिव्स हैं, इनको कैसे आप देखते हैं? और मैं स्पेशली चाहूँगा कि अगर कोई एग्जांपल देके आप वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को बता सकें कि वो कैसे अपने बिहेवियरल चेंज एक्टिविटीज़ को, प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं या डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, चाहे एडवर्टाइजिंग हो चाहे सोशल सेक्टर हो, बिहेवियर चेंज करना सबसे मुश्किल, टफ जॉब, सबसे मुश्किल काम है। लोगों की आदतें बहुत आसानी से चेंज नहीं की जा सकती, नई आदतें बनाना बहुत मुश्किल होता है। लोग जैसे बोला जाता है ना कि मैन इज अ क्रीचर ऑफ हैबिट, तो हैबिट ऐसी चीज़ है जो नए बिहेवियर को या बिहेवियर को चेंज करने से हमें रोकती है। तो इसके ऊपर पिछले 10-15 साल में एक्चुअली काफ़ी शोध हुआ है और काफ़ी थ्योरी में भी इजाफा हुआ है। और अब हम ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे टेक्निकल वर्ल्ड में हमें ये बताया जाता है और हम प्रैक्टिस भी करते हैं कि बिहेवियर चेंज करने के लिए पहले होता था कि आप एटीट्यूड शिफ्ट कीजिए। एक थ्योरी और आई थी जो कहती है कि आप, हो सकता है बिहेवियर के लिए एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत ना हो, आप ऐसे ट्रिगर्स ढूंढिए जहाँ पर बिहेवियर को बदलना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से चाहते हैं कि वो अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाना खाए, तो आप उनमें एक्सरसाइज की अगर हैबिट डाल दें तो खाना हो सकता है उनका खुद ब खुद बेहतर हो जाए। या अगर आप किसी से स्मोकिंग छुड़वाना चाहते हैं तो उनकी कॉफ़ी कम करा दें। तो इस तरह के जो नजेस बोलते हैं जिनको, वो भी काफ़ी ट्रिगर पॉइंट्स इनको बोलते हैं। तो वहाँ पे ये होता है कि मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सेहत के लिए कितनी ख़राब है, वो शायद आपको पता है, लेकिन वो एट द बैक ऑफ योर माइंड है, यू आर नॉट एबल टू चेंज बिकॉज इट्स अ हैबिट। तो एक ये नई थ्योरी, एक तरह की नई थ्योरीज आई हैं जो कि कम्युनिकेशन का रोल भी एक नए पर्सपेक्टिव से देखती हैं। राइट। मेरे खुद के एक्सपीरियंस में 2-3 ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि अच्छा बिहेवियर चेंज प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट करने लायक रहा है। दोनों सोशल सेक्टर में भी और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी। अगर मैं पहले सोशल सेक्टर की बात करूं, देखिए, आप खुद इतना एक्सपीरियंस रखते हैं सेक्टर में, तो आप जानते हैं कि प्रॉब्लम्स तो वही रहती हैं। उन प्रॉब्लम्स का जिसको आप मार्केट बोल रहे हैं या जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है। कई बार उनके बेनिफिशियरीज डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं चाइल्ड हेल्थ एज अ ब्रॉड सब्जेक्ट लूँ, तो शॉप्स प्लस प्रोग्राम में भी हम लोग के पास डायरिया प्रिवेंशन का एक सब्जेक्ट एरिया था, वर्क एरिया था, और वहाँ पे बहुत अच्छा स्पेसिफिक ब्रीफ था हमारे पास, व्हिच वाज दैट आपको किसी को ये ज्ञान नहीं देना है कि डायरिया जानलेवा हो सकता है या उसे कैसे प्रिवेंट किया जाए। डायरिया हो रहा है, इंडिया में काफ़ी केसेस होते हैं, बच्चे बहुत अनफॉर्चुनेटली लूज देयर लाइफ। हमारा काम सिर्फ ये था कि कैसे घर में ये इंश्योर किया जाए कि ORS और जिंक उस डायरिया के इलाज का पहला तरीका बन जाए। तो होता ये था कि कई माएँ जो हैं वो इंतज़ार बहुत करती थी, और जब तक फिर उनकी तबीयत और ख़राब होती थी बच्चे की, तब डॉक्टर के पास जाते थे, फिर वो एंटीबायोटिक्स चलती थी, बच्चा और कमज़ोर होता था। तो एक विशियस साइकिल जिसको बोलते हैं बन जाती थी। हम लोग ने जो कम्युनिकेशन कैंपेन रन किया, उसका सिंगल माइंडेड प्रोपोजिशन यही था कि कैसे हम माँओं को बोलें कि घर पे ही रख लीजिए आप, ताकि दस्त होने पे आपको बाहर जाना ही ना पड़े, आपको उसी टाइम इलाज करने में आसानी हो। तो जो ट्रांसलेशन था जो हमारे ऑब्जेक्टिव का एक्शन में, वो ये था कि अगर घर पे रहेगा तो इस्तेमाल सबसे पहले वही होगा। आपके भी घर में आप देखें, हर घर में एक होता है, कहीं बाम पड़ा होता है या कुछ ना कुछ फर्स्ट चीज होती है, उनके साथ अगर हम ये पहुंचा दें
घर पे आएगा तो यूज हो जाएगा, क्योंकि right, आपको ये नहीं पता कि दस्त कब हो जाएंगे कब हो बच्चे जाए, को। राइट। तो ये सब बताना कि नहीं अब दस्त हुआ है, अब आप डॉक्टर पे जाएं, नहीं आप केमिस्ट पे जाएं, उस तब तक किसी के पास टाइम भी नहीं है ना माइंडसेट है। तो वो काफ़ी एक सक्सेसफुल एक्टिविटी थी। तो उसमें मैसेजिंग क्या थी, अगर इसको मैं सिर्फ कोरिलेट करने के लिए जानना एक चाहता लाइन सिर्फ उसमें थी, विच वाज दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। हाँ, और जो कैंपेन हमने बनाई काफ़ी ह्यूमर को लेके उसको अच्छा, हम लोग ने बनाया था, बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग थी। हमारे जो फिल्में बनी थी वो एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर ने बनाई थी, प्रदीप सरकार जी ने। ओके, लेकिन उन सब में वो सिर्फ काफी एक फेमस डायरेक्टर जी रहे। जी 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 हाल ही में उनका भी निधन हो गया, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। उसमें एक सिर्फ जो हमारा एडवर्टाइजिंग आइडिया था वो ये था कि दस्त बता कर नहीं आते। तो उस 10 बता वो कर नहीं इमोशनल आते टच को था। वो वही था उसका ट्रिगर कि आपको एक चिट्ठी आई है, उस चिट्ठी में लिखा है कि ये 10 की तरफ से चिट्ठी आई है माँ को कि हम फिर अभी आए थे आपके बच्चे से मिलने, आप फिर से आ रहे हैं, फिर से तबीयत खराब कर देंगे। और वो आधमकते हैं क्योंकि बिना बताए आते हैं। तो इस तरह के देखिए कई कैंपेन्स होते हैं जो चाहे ह्यूमर हो चाहे इमोशनल टग्स हों, उन सबको यूज़ करते हैं। Yes. और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में जो प्रोग्राम्स मैंने एग्जीक्यूट करे हैं उनमें एक ये रेलेवेंट एग्जांपल था जो काफ़ी सराहा भी गया और काफ़ी मुझे लगता है कि लोगों के लिए मददगार भी था। बहुत अच्छा अंकित जी, ये तो समझ में आता है कि कम्युनिकेशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली प्रोग्राम को नीचे तक ले जाने के लिए, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को डिलीट करने के लिए या उनको हटाने के लिए, और लोगों को सही बात समझाने में ये काफ़ी मददगार होता है। लेकिन मैं थोड़ा स्पेसिफिक एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्मॉल मार्जिनलाइज्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको वो अपने ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करें। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप डेवलपमेंट सेक्टर के डोनर और जो बड़े बायलैटरल एजेंसीज हैं उनको आप समझते हैं कि ज़्यादातर प्रोग्राम्स में अब कम्युनिकेशन बहुत कम होता है, इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस होता है, इम्पैक्ट पे ज़्यादा फोकस होता है, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आईसी मिस करता है वहाँ पे, और उसके कारण जो प्रोग्राम का इम्पैक्ट आना चाहिए, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, वो नहीं आता है। तो ये अगर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे सेल्फ इनिशिएटिव में या जो ऑनगोइंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें कम्युनिकेशन एज अ प्रोग्राम पार्ट है या नहीं है, दोनों केस में कैसे डिज़ाइन करें, कैसे वो अपने मिनिमम रिसोर्सेज में कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। देखिए ये जो वर्ड है स्ट्रैटेजी, इसकी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि असल में स्ट्रैटेजी का एक ही मतलब है, काम करने का तरीका। तो स्ट्रैटेजी आपका मेरा दोनों का, चाहे एक ही काम को या अलग अलग काम को करने का कोई ना कोई तरीका होगा, वो हमारी स्ट्रैटेजी है। बाय डेफिनेशन स्ट्रैटेजी जो है वो सही या गलत सिर्फ तब हो सकती है जब उसका आउटकम सही या गलत हो। विच मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, ये ज़रूरी हो जाता है कि वो स्ट्रैटेजी शब्द को और स्ट्रैटेजी के टास्क को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दे, और ये ना सोचे कि ये बिना एक्सपर्ट के या बिना टेक्निकल सपोर्ट के हो नहीं सकता। आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। और आप बखूबी जानते होंगे कि कई फील्ड फोर्स जो हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग, चाहे वो नुक्कड़ नाटक करना हो या बस में चढ़ के कुछ बोलना हो। वहाँ पे एक स्टोरी टेलिंग का जो एस्पेक्ट है वो उनके लिए काफ़ी सेंट्रल है, बहुत अच्छा होता है। अब वो स्टोरी टेलिंग वो एक एग्जीक्यूशन लेवल पर एक पर्टिकुलर मौके पे कर रहे हैं। अगर मैं इसी बात को थोड़ा पीछे से लेंस से देखूं तो मैं क्या देखता हूं कि आपको अपने करे गए काम की कहानी लिखनी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है? अल्टीमेटली कहानी है। किसी को भी अगर इंटरेस्टिंग लगेगी कहानी वो पढ़ने में, तो आपके किए गए काम का जो सक्सेस है वो और ज़्यादा होगा। और साथ में हम प्रोसेसेस को भी कवर कर लेते हैं, मतलब हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा एक तरीका आ जाता है, टेक्निकली भी उसको हम देख लेते हैं कि कैसे। तो उसका मैं चाहे मैं कभी कॉलेजेस में जाता हूँ तो तब भी मैं ये बताता हूँ कि एक बहुत सिंपल तरीका है, 4 स्टेप हैं। आप उनको कोई भी नाम दे दीजिए, वो स्टेप लेकिन वही रहेंगे। उनमें सबसे पहला स्टेप यही है कि
कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए। Okay. आपको क्या लोगों का बिहेवियर चेंज करना है, क्या आपको लोगों की अवेयरनेस बढ़ानी है, क्या आपको सोशल नॉर्म्स चेंज करने हैं, क्या आपको डोनर के, अगर मैं एनजीओ के पर्सपेक्टिव से देखूं, क्या आपको डोनर को कन्विंस करना है या आपको डोनर को इम्प्रेस करना है या आपको मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पर लाना है। ये सारे कम्युनिकेशन के चैलेंजेस हैं। Yes. तो चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंज हो, चाहे वो प्रोग्राम के चैलेंज हो, इस तरह से आप उनको डिफाइन कीजिए मुझे करना क्या है। सेकंड स्टेप है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को किससे बात करनी है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, डोनर ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो वहाँ मेरे टारगेट्स वो हो गए। अगर मैं फील्ड फोर्स की बात कर रहा हूँ तो मेरे टारगेट्स कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो गए, चाहे वो सोशल इन्फ्लुएंसर या डिजिटल हो या ऑन ग्राउंड हो, की पर्सनल हो, स्टेक होल्डर्स हों। बिल्कुल। और अगर मैं मास मीडिया या बड़े स्केल की प्रोग्राम्स की बात करूं, एक्टिविटीज़ की बात करूं, तो वहाँ पर जो मेरे बेनिफिशियरीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो मेरे ऑडियंस हो गए। तो आपने प्रॉब्लम डिफाइन करी, आपने ऑडियंस डिफाइन किया। तीसरी चीज़ आपको डिफाइन करनी है कि आप किस लेवल पे चेंज ला रहे हैं। क्या आप डोनर के माइंडसेट में चेंज ला रहे हैं? क्या आप डोनर को रैशनली कन्विंस कर रहे हैं कि देखिए आपने मुझे ये ऑब्जेक्टिव दिया था, मैंने उससे बढ़ के कुछ अचीव किया है। तो मेट्रिक क्या है, मैं क्या मेजर कर रहा हूँ? क्या मैं ये मेजर कर रहा हूँ कि चेंज कितनी जल्दी आया या कितने बड़े स्तर पे आया, या किस टारगेट ग्रुप में चेंज आया, या आज चेंज लाने के लिए लोगों के माइंडसेट में क्या परिवर्तन आया? तो मेट्रिक जो है मेजर करना, वो तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ है आइडिएशन। तीसरे स्टेप में अगर मैं भूल जाऊँ उससे पहले बताना चाहूँगा कि रिसर्च का या किसी भी तरह के शोध का रोल वहाँ आता है, क्योंकि आप ये पता करना चाहते हैं कि उस प्रॉब्लम का इस समय क्या लेवल है और मेरे काम के बाद क्या लेवल होना चाहिए। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है। एग्जैक्टली। तो अगर मैं आज, जिसको फॉर्मेटिव रिसर्च भी बोलते हैं हमारे सेक्टर में, अगर मैं आज बात कर रहा हूँ कि किसी चीज़ को लेकर सोशल नॉर्म्स एक्स लेवल पे हैं, अब मैं चाहूँगा कि वो एक्स से 10% कम हो जाएं, या पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव डिविएंट्स जिनको बोलते हैं वो बढ़ जाएं। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, खासकर ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो जिस कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहा है उसको अच्छे से डिफाइन करे, उससे किसको एड्रेस करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिफाइन करे, क्या मेट्रिक होगी, कहाँ चेंज लाऊंगा वो डिफाइन करे, और फिर आती है आइडिएशन / इम्प्लीमेंटेशन। जब पहले 3 स्टेप अच्छे से हो जाएंगे तो चौथा ऑटोमेटिकली ऑलमोस्ट हो जाता है। अक्सर ये हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम कि लोग शुरुआत आइडिएशन से करते हैं और फिर ये हो जाता है कि आप हर डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। डोनर्स को भी अच्छा लगता है कि हम 50 आइडियाज लेके जाएं, लेकिन अगर डोनर्स के पास 3 अच्छे आइडिया लेके जाएं जो तीनों सक्सेसफुल हों और तीनों का रेट ऑफ रिटर्न अच्छा हो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। वेरी नाइस। तो हमने 4 चीज़ें ध्यान रखनी हैं। एक तो जो भी हम किसके लिए करने जा रहे हैं वो हमें ध्यान में रखना, कैसे करने जा रहे हैं वो ध्यान में रखना। तीसरा, उसका जो प्रॉब्लम है वो पूरे अच्छे से समझना और उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना, जो कि है सबसे पहला स्टेप ऑर्डर में, तीसरे नंबर पे आता है। और चौथा आपने लास्ट बताया आइडिएशन या इम्प्लीमेंट। हाँ, मतलब उसका जो भी हम सॉल्यूशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर मैं और भी सिंप्लीफाई कर दूं इसको, तो हम बोल रहे हैं क्या, कौन, कितना और कैसे। बहुत अच्छा। इतना तो ये सिंपल। 4W को हम नहीं, बीच में एक H भी है, हाउ भी है। हाँ, कैसे मैंने हिंदी में बोलते तो सारे हो गए। तो आपने बहुत अच्छा ही इन 4 स्टेप्स में पूरे कम्युनिकेशन प्लान या स्ट्रैटेजी को डिफाइन किया। ऐसे ही कुछ टूल्स भी बता सकते हैं क्या आप, जो प्रोग्राम में हेल्प कर सकें इम्प्लीमेंट में? बिल्कुल। आज के ज़माने में सबसे बड़ा टूल तो देखिए हम सबके हाथों में है, मोबाइल। क्योंकि चाहे वो कैसी भी कम्युनिटी हो, चाहे वो कैसा भी एज ग्रुप हो, हर कोई आज एक्सेस रखता है मोबाइल का। हर कोई फेसबुक और इंस्टाग्राम और कोई ना कोई मीडियम जो है देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, टेलीग्राम देख रहा है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे यूज़फुल टूल जो है वो आज वीडियो है। और वीडियो को किस तरह से यूज़ करना है ये देखने का और सीखने का सबसे अच्छा स्रोत है यंगस्टर्स। जिस तरह से वो लोग कैमरा और वीडियो को यूज़ कर रहे हैं और जिस तरह से वो अपनी कहानियाँ कह रहे हैं, वो तरीका हमेशा आप देखेंगे उसमें ना कोई डिले नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि शहर के लोग ऐसे करते हैं, गांव के लोग ऐसे करते हैं। एक जिसको बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो डेमोक्रेटाइज कर देती है समाज को, तो वही करा है इसने भी।
और कई ऑर्गेनाइजेशंस के पास आज ये एक तरीका मौजूद है डॉक्यूमेंटेशन का, अपने काम को ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं जागृत कर देने का लोगों के सामने, चाहे वो उनके स्टेक होल्डर्स हों, चाहे क्लाइंट्स हों, चाहे डोनर्स हों, कि इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है, किस तरह की कम्युनिटी आउटरीच हो रही है, किस तरह के आइडियाज़ आप लोग ने करे, आपका जो प्रोसेस था उसके ऊपर भी आप कवरेज कर सकते हैं। आजकल जिसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स, तो बिहाइंड द सीन्स जो है वो एटलीस्ट आपकी एक रिगर दिखाता है, आपने कितना उसके अंदर अपने आप को झोंका वो दिखाता है। तो डोनर के लिए कहानी का वो पहलू देख पाना जो कि डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो वीडियो पॉसिबल कर देता है आजकल। दूसरी जो चीज़ है जो मुझे लगता है एज अ टूल काफ़ी यूज़फुल है, वो है अगर मैं कुछ कम्युनिटीज़ में खासकर देखूं, चाहे वो पोस्टर्स हों, चाहे वो स्लोगन के थ्रू कुछ नॉवेल्टी लानी हो, या जनरल आइडिया हो इन टर्म्स ऑफ किस मीडिया को मैं यूज़ करूँ। तो आप देखेंगे कि अब हर जगह मोबाइल फ़ोन के अलावा भी आप देखें, अगर वीडियो फॉर्मेट अपने आप में भी एज अ ब्रॉडकास्ट मीडियम भी जो है काफ़ी पॉपुलर है। तो वीडियो की जो लैंग्वेज है वो आजकल लोग बाकी मीडियम पे भी लगा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि आजकल आउटडोर जो आउट ऑफ होम जिसको बोलते हैं वो भी काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि अगर सड़क के बीचों बीच डिवाइडर है, डिवाइडर पे लैंप लगे हैं, उन सब पे एक सेम होर्डिंग नहीं लगी, उन सब पे 5 होर्डिंग ऐसी हैं जो 5 अलग बातें कह रही हैं। तो एक कहानी हो गई आपकी, हर होर्डिंग पे एक लाइन है, एक उसका हिस्सा है, एक पार्ट है। और आप जब गाड़ी में अपनी जा रहे हैं तो पांचों देखते हैं, और पांचों पढ़ने के बाद आपको वो कहानी दिखती है। तो इस तरह का कई मीडियम हैं। आप अगर आप छोटे शहरों में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी अब जो है मॉल्स हर जगह पर हैं। उन मॉल्स में जो है लोग एस्केलेटर्स एक नई चीज़ है, एस्केलेटर्स पे इस तरह की ब्रांडिंग कर देते हैं कि आपको नीचे से ऊपर जाते हुए कुछ दिख जाए। तो ये टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज़ हैं टूल्स के तौर पर, कहाँ पर कौन सी चीज़ को फिट करना है, बिल्कुल जो कहाँ स्ट्राइक कर सकती है उसको ध्यान में रखना। देखिए क्रिएटिविटी तो वही है कि मैंने क्या कहा और मैंने कैसे कहा, और कैसे कहा का एक पार्ट है कि मैंने कहाँ कहा। मैंने उसको वॉल पेंटिंग बना दिया, या मैंने स्काई राइटिंग करा दी, या मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज कर दिया। व्हाट्सएप मैसेजेस भी आप देख लीजिए, उसमें इतनी क्रिएटिविटी है कि आप कई चीज़ें जो है वो मजाक में लिखना चाहते हैं ताकि आपके पेरेंट्स की भाषा लगे। नहीं, इसका सिंपल सा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, कह सकते हैं कि लाइक जब हम मान लीजिए कि आजकल जैसे बहुत रील देखने का फैशन है, बहुत सारे लोग बहुत सारा टाइम एक्सपेंड करते हैं रील देखने में, लेकिन उसमें से कुछ रील्स होती हैं जो उनको याद रह जाती हैं। तो वो क्यों होती हैं? क्योंकि ट्रेंड बन जाता है और वो वायरल भी होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं उसने कुछ तो यूनिक यूज़ किया है जिसके कारण उसका पॉपुलैरिटी मिली है। तो ये आपने अच्छी बात कही कि जब हम प्लान कर रहे हैं कम्युनिकेशन तो उसका ध्यान रखें, और ये सेम स्ट्रैटेजी मुझे लगता है कि आईसी मटेरियल डिज़ाइन करने में भी करनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक मेजर पार्ट, मतलब अगर टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करें तो आईसी उसका एक मेजर पार्ट है। तो हम अगर कोई भी आईसी मटेरियल डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें इन सब बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छा कहा कि जब आप आज के मतलब जो कॉमर्शियल ब्रांडिंग है उसमें आप देखते हैं कि आपने एक्सलेटर का एग्जांपल दिया कि उन्होंने उस जगह को कैप्चर किया जहां लोग हाथ रखेंगे और निगाह जाएगी ही जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, और इस तरह के हम डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर भी इनोवेशंस निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। आपने खुद काफी एक्सपीरियंस किया हुआ है, गेम्स जो होते हैं उसमें इतनी वैरायटी है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस तो गेम से मुझे याद आया सॉफ्टप्लस में आपने बहुत सारे गेम्स डिजाइन किए थे, बहुत सारे थे, आप जैसे कहानियां की, उसमें काफी इंटरैक्टिव गेम्स थे जो बहुत इनोवेटिव, वो बहुत पॉपुलर भी हुए। मैं बताऊं, जब हम लोगों ने हार्ट में, मुझे याद आ गया वो बात कि उस प्रोग्राम में जो एक मेजर एक्टिविटीज थी कि जो लोकल बाजार लगते हैं उसके अंदर ऐसे टारगेट जो महिलाएं थी उनको समझाना फैमिली प्लानिंग में, तो उसमें आपने एक जो बिंदी वाली एक्सरसाइज जो रखी थी वो बड़ी पॉपुलर हुई थी और बहुत सिंपल थी। महिलाएं उसको खेलने के लिए पूरी मतलब बिना बुलाए आती थी। तो ये मतलब एक चमत्कार नहीं कहेंगे, एक मैजिक है कम्युनिकेशन का जिसको हम देख सकते हैं। इवन आप देखें अगर यंगस्टर्स के साथ एक बहुत अच्छी बात ये है कि कई यंगस्टर्स शायद बात करने में थोड़े संकोच करते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो
वीडियो की भाषा है। मैं बार बार एक ही चीज़ इसलिए शायद बोल रहा हूँ क्योंकि उसका इतना महत्व है आज के ज़माने में। अच्छा। People are able to tell their stories through video in a way that they can't tell through their own voice or in their one-to-one interaction. So people, whether it is किसी तरह का संकोच हो या किसी तरह का privacy का issue हो, but people are very creative. इसको अंकित जी अगर एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना तो एक लाइन में क्या बता सकते हैं कि वीडियो को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, जो आप कंज्यूम करते हैं एज अ व्यूअर ऑफ रील्स और शॉर्ट्स, वो आपको बताता है कि लोगों का इंटरेस्ट किसमें है। हर कोई जो है वो नई चीज़ देख रहा है, ट्रेंडी चीज़ देख रहा है। अगर आपका फॉर्मेट रहे वही ट्रेंडी रील्स का, लेकिन बात जो है वो हो जो प्रोग्राम कहना चाहता है, तो वो एक बेस्ट इंटीग्रेशन होगी दोनों चीज़ों की। तो इसमें क्या हम ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा और इसको क्लेरिफाई करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बेनिफिशरीज का इंटरव्यू कर सकते हैं, क्या छोटा एक रील बना सकते हैं, या प्रोग्राम में जब काउंसलिंग हो रही है, एक एग्जांपल में बात कर रहा हूँ कि अगर किसी प्रोग्राम में एक आप काउंसलिंग आपका फील्ड वर्कर कर रहा है, तो क्या उसके जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आंसर है उसको टैप कर सकते हैं क्या आप? और अपना अभी हम बाहर जब बैठे हुए थे, तो मेरे बाहर से अंदर आने तक के लिए भी एक वीडियो कैप्चर हो रहा था। आप जब किसी फील्ड में जाते हैं, आप चाहे गांव में जाएं या किसी कॉलेज में जाएं या स्कूल में जाएं, आप अगर और कुछ भी ना करें और सिर्फ ये कैप्चर कर लें कि वहाँ पर नज़ारा क्या है, वहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के कपड़े पहने हैं यंगस्टर्स ने, किस तरह की गाड़ी पहनी है, किस तरह गाड़ी पे आए हैं, किस तरह के जूते हैं, या वो खाना कैसे हेयर स्टाइल क्या है, खाना लोग कैसे बना रहे हैं, परोस कैसे रहे हैं। अब जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स थे ना भारत के बारे में, वो सब बदल चुके हैं या बदलने चाहिए, मैं कहूँगा। वेरी नाइस। और इन सब को चेंज करने का तरीका है वीडियो। तो वीडियो आज आपको 5 मिनट 12 सेकंड के अंदर कंप्रेस करके दिखा सकता है, फास्ट फॉरवर्ड करके। कई लोग तो वीडियो देखते ही 1.5 पे या 2 पर हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुझे एक सजीव, जिसको कहते हैं आंखों देखा हाल जो होता था क्रिकेट में, वो दिख जाता है वीडियो से, जो मुझे वैसे नहीं मिलता। तो किसी एनजीओ पार्टनर के लिए टू ब्रिंग अलाइव देयर ऑडियंस और देयर प्रोजेक्ट और देयर client is possible through video in a way that the donor might not have imagined or seen earlier. That is one area. Their own project can be showcased in ways where simple pictures cannot do that job. आप 6 पिक्चर्स लगा के कोलाज बनाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। आप एक 5-10 सेकंड का भी अगर छोटा सा वीडियो बना देंगे, जहाँ लोग उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, उनके चेहरे पे वो भाव दिख रहे हो जो उन्होंने खेलते टाइम उस गेम को एक्सपीरियंस किया, वो कई ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बताऊँ एक छोटा सा, आपने कहा उसी को एक एग्जांपल से कनेक्ट करता हूँ कि मेघालय में हम लोग कोविड के समय कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोगों ने एक MIC डेवलप किया, मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर। और जो महिलाएं वहाँ बच्चे लेके आती थी, जो मदर्स अपने बच्चों को, तो बहुत छोटे छोटे ही बच्चे होते थे, और नॉर्थ ईस्ट के जो नेचुरल उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो फेस है, वो वैसे ही बच्चों में बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो वो बच्चे जब, मतलब हम लोगों ने, हमारी टीम ने ऐसे ही, मतलब विदाउट एनी इंटेंशन, इम्यूनाइजेशन करते समय, लाइक उनको इंजेक्शन लगाते समय, उसका एक छोटा सा वीडियो किया जब बच्चा एकदम तेजी से रोता है। और इतना तेज वो वायरल हुआ वो वीडियो कि मतलब बहुत सारे लोग उसको देखा, मतलब एक दिन के अंदर करीब 5000 से ज़्यादा लाइक्स आए थे उस वीडियो पे कि ये रूटीन इम्यूनाइजेशन का वो वीडियो था। तो ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ अगर हम कैप्चर करते हैं तो मैसेज भी देती है, और इंटरटेनमेंट का भी एक माध्यम के से हम अपनी एजुकेशन को ले जाते हैं। देखिए, हम आज इस ज़माने में हैं जहाँ हर कोई चीज़ एक कंटेंट है। एडवर्टाइजिंग इसलिए डिक्लाइन पर भी है क्योंकि एडवर्टाइजिंग कम्पीट करती थी। पहले आपके सीरियल में ब्रेक आता था, तब आप ऐड देखते थे, तो आप एक डिस्टर्बेंस थी वो। लेकिन आपके पास चारा नहीं था क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दूरदर्शन में नंबर 1 या नंबर 2 देख लें। फिर आपके केबल चैनल्स आ गए, तब थोड़ा आपके पास चॉइस बढ़ गई, लेकिन यहाँ भी ऐड, वहाँ पे भी ऐड, कहीं तो देखेंगे। अब हम उस जमाने में जहाँ पर 1 मिलियन चैनल्स हैं मेरे पास, मैं जहाँ चाहूँ वो 1 सेकंड के अंदर स्क्रॉल कर सकता हूँ। तो एंटरटेनिंग होना सबसे बड़ी क्वालिटी है आज कंटेंट की, चाहे वो किसी भी तरह का कंटेंट हो, और चाहे उसका काम बाद में एजुकेट करना ही क्यों ना हो, लेकिन वो बोरिंग नहीं हो सकता। और ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है जो वीडियो बनाते टाइम या कैप्चर करते टाइम सबको ध्यान रखने की बात है। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप अपने जब भी आप कम्युनिकेशन प्लान बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे प्लान में कहीं ना कहीं हम जिनके लिए प्लान बना रहे हैं उनको होल्ड करने की कैपेसिटी है या नहीं।
एक मैं सीधे क्वेश्चन पे जाता हूँ। जी। एक क्वेश्चन है, एनजीओ ऑफन हैव टू बैलेंस कम्युनिटी वॉइसेस विद द डोनर प्रायोरिटीज, हाउ कैन दे डू दैट इफेक्टिवली विदाउट लूजिंग एथेंसिटी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कई डोनर्स को शायद ये पता होता है कि उन्हें एक प्रोग्राम से क्या चाहिए, राइट। लेकिन सिर्फ एक ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन के पास वो अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उनको सच से ज़्यादा का सच भी दिखा पाए। तो कई बार ऐसा हुआ कि किसी प्रोग्राम में जो एक्सपेक्टेड आउटकम था उससे ज़्यादा अच्छा आउटकम हुआ, और वो दिखा पाना इसलिए पॉसिबल था क्योंकि कुछ एनजीओज ने या कुछ फील्ड लेवल के स्टाफ ने ये सोचा कि जितना मेरे को कागज़ पे लिखा है करने को, सिर्फ वही काफ़ी नहीं है, उसके पीछे की इंटेंट भी है। सो ऑफ कोर्स देयर आर रेगुलेटरी चैलेंजेस इन आवर सेक्टर, यू कांट इन्वेड पीपल्स प्रिवेसी। आप ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते जिससे लोगों को नुकसान हो जाए, उनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाए। तो उन सब का ध्यान रखते हुए भी कई लोग अपनी क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, और वो उस सिचुएशन में चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड एक्टिवेशन हो, या इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो, वो ऐसे एक्सपीरियंसेस ले आते हैं जो हम स्केल अप भी कर सकते हैं। और वो कई बार मैंने देखा है कि आगे के लिए डोनर के लिए अपने आप में एक प्रोग्राम इनिशिएटिव भी बन जाता है। तो कई बार कॉलेजेस में ऐसा होता है, कई बार गांव में भी ऐसा देखा गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी एनजीओ पार्टनर को अपना काम करने के साथ साथ ये याद रहे कि उस काम के पीछे इंटेंट क्या है, तो उस इंटेंट को सर्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। काम अपने आप में मैकेनिकली नहीं सोचना चाहिए। उससे ये होगा कि जो अपॉर्चुनिटी उस एनजीओ पार्टनर के पास है ऑफ कैप्चरिंग द रियलिटी ऑन ग्राउंड, वो और ज़्यादा रिचर एक्सपीरियंस ला पाएगी, इससे डोनर भी खुशी होगा। सो सही बात है। ये इस तरह से अगर हम करते हैं तो हम एक ना सिर्फ एक एसेट क्रिएट करेंगे बल्कि आगे उसको रिप्लिकेट भी कर पाएंगे इजीली, क्योंकि कम्युनिटी के एक्सेस तो सिर्फ ऑन ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन के पास है, और सच्चाई वो जानते हैं ज़्यादा। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का कि हाउ कैन कम्युनिकेशन फ्रॉम ग्रासरूट ऑर्गेनाइजेशन shape policies, and are there any powerful examples where it reached national or global attention? देखिए, वैसे तो अगर मैं बोलूँ तो मेरे दिमाग में तो काफ़ी बड़े बड़े आंदोलन आते हैं। अगर मैं नर्मदा बचाओ आंदोलन की भी बात करूँ तो वो भी एक पीपल्स ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन थी जो इतना ज़्यादा बड़ी हो गई। या अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत की बात करें, अगर कई जगह पर स्वच्छ भारत अभियान गाँव में इतनी ज़्यादा शिद्दत से फॉलो किया जाता है, जो प्राइड लोग अपने काम में लेते हैं वो बहुत हाई है। अपने गांव को जो है आदर्श गांव घोषित करवाना, या ओपन डेफिकेशन प्रोग्राम जो रहा, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर लोगों ने सरकार को नए आइडियाज दिए हैं जो कि उन्होंने फिर स्केल अप किए हैं। और कई ऐसी जगह हैं जहां पर इंक्लूजन की हम बात करते हैं, जैसे तो जहां प्रोग्राम बनते हैं वहां पे सारे फैक्टर्स कंसिडर नहीं हो पाते हैं हर बार, डिस्पाइट ट्राइंग टू डू सो। सो कई बार ऐसा होता है कि आप रियलाइज करते हैं कि देयर आर पीपल इन द कम्युनिटी जिनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉलिसी फिर शिफ्ट भी हो जाती है उनको इंक्लूड करने के लिए, चाहे वो रिलीजियस या फेथ बेस्ड लीडर्स हों फॉर एग्जांपल। उनका एक इन्फ्लुएंस जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देख रहे हैं पिछले 10-15 साल से हर सोशल सेक्टर प्रोग्राम में, चाहे वो CSR का हो, रिलीजियस लीडर्स का इंक्लूजन होता है। क्योंकि और हम सिर्फ इम्यूनाइजेशन या हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स की बात नहीं कर रहे, हम इवन हाइजीन में देखते हैं, वॉश में देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशंस के पास वो एक्सेस है जो उस ग्राउंड लेवल रियलिटी को कम्युनिकेट कर सकता है अपवर्ड्स और अपस्ट्रीम, और पॉलिसी मेकिंग में डेफिनेटली बहुत अहम भूमिका कर सकता है। वेरी नाइस। एक इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है जी, फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे। So, what is your perspective on the growing influence of digital activism and social media influencer in the development sector, and how can NGO effectively engage with youth or digital natives to co-create impactful, relevant campaigns? Right. हमने वैसे तो सोशल पे और डिजिटल पे काफ़ी बातें करी, लेकिन मुझे लगता है कि आज के ज़माने में अगर हम देखें तो हर कोई कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रखता है। जब वो उस इन्फ्लुएंस को मैकेनाइज करने के लेवल पर आता है, अगर मैं एग्जांपल ही लूँ तो आप एक ध्रुव राठी सोचिए, पिछले इलेक्शंस में जो ध्रुव राठी ने अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट किया, नोबडी एक्सपेक्टेड इट,
और उसका एक हालांकि काफ़ी बैकिंग हो, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि लोग उसको जानते थे, एंड ही वाज अ नोन इन्फ्लुएंसर ऑफ दैट साइज। हाँ, इस तरह के नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं जो काफ़ी अलग-अलग सेक्टर्स में, नॉट ओनली इन पॉलिटिक्स, अदर सेक्टर्स में भी बहुत नंबर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स हैं। लाइक अभी अगर आप जैसे जो ग्रोसरी इंडस्ट्री है या जो फूड इंडस्ट्री है, ऐसे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर या डेवलपमेंट सेक्टर्स के अंदर भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने बात का इन्फ्लुएंस रखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देखूं तो योगा का में अगर हम पॉजिटिव उसमें बात करें तो इंडिया के इतना एक इन्फ्लुएंस ही था जो इंटरनेशनल योगा डे अनाउंस हुआ। बिल्कुल। और योगा आज पूरे कोविड के समय पूरे वर्ल्ड में लोगों ने, जिन्होंने कभी योगा के बारे में नहीं सुना था, उन्होंने योगा को पूरा डिटेल में पढ़ा और ना सिर्फ पढ़ा बल्कि प्रैक्टिसेस किया। तो ये इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट तो है, ये बात तो इन्फ्लुएंसर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो आप देखिए फूड फार्मर के नाम से एक एक्टिविस्ट हैं, क्योंकि सवाल जो था वो एक्टिविज्म से रिलेटेड था, इसलिए कहीं ना कहीं हमें ये जानना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया और वीडियो एज अ टूल कंबाइन जब होते हैं तो देयर इज़ अ नेचुरल टेंडेंसी टू ब्रिंग आउट द ट्रूथ विच इज़ हिडन। तो इसके दोनों पहलू हैं। कहीं एक तरफ तो ये पहलू भी है कि जो बातें सब तक नहीं आ पाती हैं वो आनी चाहिए, और जो इन्फॉर्मेशन कभी कभार ढकी रह जाती है या मिस आउट हो जाती है वो लोगों को मिल जाती है, चाहे वो प्रोडक्ट रिव्यूज से हो, चाहे वो किसी भी इंसिडेंट का दूसरा पर्सपेक्टिव हो, वो सब हम देख रहे हैं। जैसे न्यूज़ आती है साथ साथ वीडियोस में भी आ जाता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये भी है अंकित जी, जो आप भी फेस करते होंगे कि बहुत सारे वीडियोस इन्फ्लुएंसर्स के जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे मींस पॉजिटिव होते हैं, अच्छे तो सारे ही होते हैं तभी वो इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को लेके होते हैं, रूमर क्रिएट करने या एक्चुअली इसी को दूसरा पहलू कह रहा था, या एक अलग नैरेटिव सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। देखिए एक्टिविजन का वही प्रॉब्लम मैं इसमें ये जानना चाह रहा था कि how you can differentiate between the right and wrong from an implementation perspective। आपको इन्फ्लुएंस का स्केल देखना होता है। इन्फ्लुएंस का पॉजिटिव या नेगेटिव आप हर बार नहीं देख सकते। कुछ लोग अपने वर्टिकल या अपनी फील्ड के हिसाब से जनरली न्यूट्रल होते हैं। अगर मैं टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंसर हूँ फॉर एग्जांपल, तो टेक्नोलॉजी में नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या ही होगा। पॉलिटिक्स में ज़रूर है कि साइड्स होती हैं। जैसे अगर मैं हेल्थ की भी बात करूँ, ज़्यादातर लोग आपको अच्छी चीज़ ही बताना चाह रहे हैं, हो सकता है वो आप पे अप्लाई ना करें, हो सकता है वो हाफ बेक्ड हो। प्रॉब्लम तब आती है जब एग्जीक्यूट करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हर तरह से कंटेंट के फॉर्म में भी और इन्फ्लुएंस के फॉर्म में भी उन इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड करते हैं। एक ब्रीफ होना बहुत ज़रूरी है जो कि प्रोग्राम की तरफ से या प्रोजेक्ट की तरफ से ये डिफाइन करे कि हमारी मैसेजिंग ये है। अब इस मैसेजिंग को कैसे करना है डिस्पर्स, कैसे मुझे लोगों तक पहुंचाना है, वो आप अगर कॉमिक हैं तो आप अपने कॉमिक स्टाइल में करेंगे, आप अगर रिलीजियस इन्फ्लुएंसर हैं तो शायद आप उसको भजन गा के कर देंगे। उतनी फ्रीडम होनी चाहिए। तो इट्स अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ द प्रोग्राम एंड द स्टाइल एंड द फॉलोइंग ऑफ द इन्फ्लुएंसर। जब तक वो दोनों जिसको कहते हैं कि कोलैबोरेटिवली काम नहीं करेंगे, दोनों का बैलेंस ठीक नहीं होगा, तब तक आपकी कंट्रोल जो है वो चला जाएगा। इसमें एक चीज़ शायद और मेजर रोल प्ले करती है, अगर मैं सही हूँ तो आप बताइएगा, इंफॉर्मेशन का सही होना। जो आपने एक बात बड़ी अच्छी बोली, उसी से मुझे याद आया कि हाफ कुक्ड अगर इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे। लेकिन अगर आपके पास 100% कंटेंट है, नॉलेज है और उस सब्जेक्ट की पकड़ है, देन आप उस पर अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हो या सही बात रख सकते हो। तो मैं ये बात कनेक्ट करना चाहता हूँ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वॉलंटरी सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे या मेजर सिटीज़ में भी, उन सबको ज़रूरी है कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको एटलीस्ट सही कंटेंट्स प्रोवाइड करना, नॉलेज सही करना। तो इसलिए आजकल हमने देखा है कि काफ़ी एरियाज़ में अगर कोई लार्जर कैंपेन चलता है तो सबसे पहले उसमें मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स को ब्रीफिंग दी जाती है। वो इसीलिए शायद है कि उनके पास 100% इन्फॉर्मेशन जाए।
नहीं तो जितना कम इंफॉर्मेशन जाएगी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर कम होगा तो उतना रूमर्स क्रिएट होगा। देखिए पहले प्रेस रिलीजेस होती थी जो कि बताती थी कि अगर 4 अलग अलग जर्नलिस्ट ने किसी इशू पे कुछ लिखना है तो उसका कोर क्या होगा। इट इज कंपेरेबल टू दैट। इट्स लाइक सेइंग मैं इन्फ्लुएंसर्स को एक ऐसी रिलीज दूंगा जिससे उन्हें पता हो कि उनके टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं, और उसके बाद वो अपने कंटेंट स्टाइल में या चाहे अपने अपने पर्सनैलिटी से रिलेटेड या अपने फॉलोअर्स से रिलेटेड वो पैकेजिंग कर सकते हैं उसकी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस ये जाने कि आप सारा कुछ उनको इन्फ्लुएंसर्स को नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपर्ट्स, दे आर ओनली इन्फ्लुएंसर्स। आपने इन्फॉर्मेशन की बात कही, हम लोग उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे आज सच को डिफाइन कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। तो आप सही या गलत या सच या झूठ नहीं बोल सकते, आप सिर्फ वो बोल सकते हैं जो आप चाहते हैं बोलना, और आप काफ़ी फॉर्चुनेट होते हैं जब वही लोग आपके लिए बोल पाते हैं। राइट। सो घूम फिर के यही है कि आप डिफाइन कर दीजिए कि उन्हें क्या बोलना है इन्फ्लुएंसर्स को, और उनका एक्टिविज्म जो है वो इस कंटेंट पे कम रहे, अपने बाकी कंटेंट पे ज़्यादा रहे, वो प्रोग्राम के लिए अच्छा रहता है। एक सवाल है कि जब हम कॉर्पोरेट पर्सनल्स की ट्रेनिंग करते हैं तो हम हमेशा कॉर्पोरेट्स को ये कहते हैं, जो CSR हेड्स हैं या उससे रिलेटेड डिवीज़न के लोग हैं, कि आज के टाइम पे CSR फंड आने के बाद कंपनी के पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी आई है। ये क्योंकि ज़्यादातर कंपनी CSR फंड को एज अ लाइबिलिटी देखती हैं, लेकिन अगर आप क्योंकि कम्युनिकेशन मास्टर हैं तो मैं आपके सामने ये बात इसलिए रख रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं वो भी एक चेक करना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये मैसेज भी आपके थ्रू दिलवाना चाहता हूँ कि अगर ये सही है तो कैसे कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि लाइक आपने अगर ये 2% फंड को अगर अच्छे से यूटिलाइज किया तो आपका 15% मार्केटिंग का बजट कम हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे जो एक सोशल इमेज बिल्डिंग है कंपनी की, किसी भी कंपनी की, और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं कि इसका डिफरेंस देखना हो इमेज बिल्डिंग का तो आप टाटा और रिलायंस को देखिए। तो टाटा को हमेशा माइलेज मिलता है सोशल इमेज बिल्डिंग का, और रिलायंस को वो नहीं मिलता है। और आज के ज़्यादातर जो एडवर्टीजमेंट्स के अगर आप ट्रेंड्स देखिए तो ज़्यादातर वो सोशल मैसेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरा कहना है कि आपको इतना CSR फंड खर्च करना ही है, और अगर आप 2% खर्च करने ही जा रहे हैं तो अगर उसको इफेक्टिवली खर्च करो और अपने काम के इम्पैक्ट के साथ आप उसको ब्रांड से कनेक्ट कर दो तो आपका 15 to 20% ब्रांडिंग जो बजट है, मार्केटिंग बजट है, वो कम हो सकता है, पब्लिसिटी बजट। तो ये सही है कि नहीं, और इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं वो आपसे मैं सुनना चाहूँगा। ये काफ़ी हद तक सही है। मैं इसको सिर्फ हल्का दूसरे तरीके से इसको डिफाइन करना चाहूँगा कि ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं मार्केटिंग बजट बचा लूँगा, ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं उसी मार्केटिंग बजट से ज़्यादा अचीव कर पाऊँगा। अगर मैं अपने CSR को एक स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल करता हूँ तो वो CSR के फंड्स हैं या मार्केटिंग के फंड्स हैं, दे शुड बी इनडिस्टिंग्विशेबल। आपने भी देखा होगा पिछले 5-10 साल में एक कॉन्सेप्ट उभर के आया है जिसको बोलते हैं पर्पस लेड ब्रांडिंग या पर्पस लेड मार्केटिंग। उसमें होता क्या है कि आपके कंपनी की जो वैल्यूज़ हैं या उसका रीज़न टू एग्जिस्ट है जो वो आपकी कम्युनिकेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर मैं एग्जांपल अपने ही एक क्लाइंट का लूँ, डेटॉल के लिए हैंड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट, तो हर वर्ष कुछ ना कुछ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। होता है, उनका स्कूल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है, उनका टॉकेथॉन है, क्लीनाथॉन है, 10-12 साल से अब वो चल रहा है, और इंडिया का सबसे बड़ा हाइजीन रिलेटेड प्रोग्राम हैंड वॉश कैंपेन भी किया, बनेगा स्वस्थ इंडिया बोलते हैं उसे। कुंभ मेले में भी वो लोग जाते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ वहाँ हुई है वो ये कि जितनी भी CSR एक्टिविटीज़ हैं, दे आर अलाइन टू द मिशन ऑफ डेटॉल मेकिंग अ हेल्दियर इंडिया। तो जब मैं एडवर्टाइजिंग ऐसे ब्रांड की देखता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि मैं 2 अलग अलग इंसानों की बातें सुन रहा हूँ। मेरे को एक ही ब्रांड दिखता है जो प्रोटेक्ट करता है। वो प्रोटेक्ट करता है एक नवजात शिशु को जब उसकी माँ उसकी नैपी धोने के लिए यूज़ करती है, और वो प्रोटेक्ट करता है उस श्रद्धालु को जो एक ऐसी भीड़ वाली जगह में गया जैसे कुंभ मेला जहाँ पर बीमारी का इन्फेक्शन आने के चांसेस हैं। तो काम वही है, आप अलग तरीके से उसको अचीव कर रहे हैं, अलग आर्ग्यूमेंट से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, बट इट कम्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाता है जब वो CSR फंड्स को अगर पिच करने के लिए जा रहे हैं, उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपको ज़्यादा क्लाइंट्स ला दूंगा
उनको एक्चुअली ये बोलना चाहिए कि मैं आपकी वैल्यू इंप्रूव करूँगा, चाहे वो शेयर होल्डर वैल्यू हो, चाहे वो आपकी ब्रांड की वैल्यू हो, क्योंकि फिर आपको सपोर्ट जो है वो मार्केटिंग टीम से भी मिलता है, सिर्फ CSR टीम से नहीं मिलता। नहीं, एकदम आपने ठीक कहा। सिर्फ इसमें एक पॉइंट ये है कि दोनों में डिफरेंस भी है एक, मतलब कि लाइक सिर्फ आप मैसेजिंग नहीं कर रहे हो, मतलब ये जो कैंपेन डिज़ाइन किया, जैसे आपने एग्जांपल दिया कुंभ का या फिर हाथ हैंड वॉश का, उसमें दो चीज़ें और इनडायरेक्टली हो रही है। मैं आपकी बात में ऐड कर रहा हूँ कि आप एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर रहे हो। मतलब एक है ना कि जैसे मान लीजिए एक ही दो कंपनी है हैंड वॉश की जो लिक्विड वॉश लेके आती हैं, और एक इस तरह का कैंपेन कर रही है और एक सीधे कह रही है कि जी मेरा लिक्विड वॉश बहुत अच्छा है, खुशबू है, हाँ खुशबू है, ले लो। तो वो प्रोडक्ट तो वो भी सेल कर रहा है, प्रोडक्ट ये भी सेल कर रहा है, लेकिन इसके सेल में एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सरकार या जो एक नेशनल प्रॉब्लम है उसको भी एड्रेस कर रहे हैं। तो मैं जब यही बात कह रहा था कि हम अगर इस 2% फंड को इस तरह से हम देखें कि ये हम, क्योंकि हो क्या रहा है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ उसका मैंने शायद बैकग्राउंड नहीं कहा इसलिए पूरी बात नहीं हुई, कि ज़्यादातर कॉर्पोरेट की ये कोशिश होती है कि ये 2% लाइबिलिटी, और इसलिए लोग अब PM केयर फंड में भी चेक बना के दे देते हैं कि चलो एक कौन यार जाएगा इम्प्लीमेंटेशन में पढ़ने, इसलिए वो पेन नहीं लेना चाहते। लेकिन मैं कहता हूँ जो लोग पेन नहीं लेना चाहते वो एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये, और उसका बेस्ट एग्जांपल आपने दिया कि कैसे इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और सोशल इमेज बिल्डिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। कि फेम और स्टैचर में यही फर्क है। हाँ, आप कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको आप चाहते हैं, कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, और कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनको आप इज्जत देते हैं। वाह क्या बात कही। तो ये फर्क वहाँ से आता है जब आपको लगता है कि जैसे फैमिलीज में भी देख लीजिए ना, कुछ लोग बुजुर्गों का काम करते हैं, वो सिर्फ ट्रांजैक्शनल नहीं होते, इट्स लाइक दैट। तो जब आपको कोई कंपनी ऐसी दिखे जिसने अपना पर्पस आइडेंटिफाई कर रखा हो, आपने टाटास का एग्जांपल लिया, मैंने डेटॉल का लिया, कई ऐसी कंपनीज हैं, छोटी नई पुरानी सब, अगर उनको आप उस भाषा में बात करें उनसे एज एन NGO सीकिंग देयर CSR फंड्स, कि मैं समझता हूँ कि आपका रीजन टू एग्जिस्ट क्या है, आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते, आप सिर्फ सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, आप एक सोशल चेंज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप एक नेशनल प्रॉब्लम को भी एड्रेस करते हैं, बिल्कुल कुछ ना कुछ हद तक कंपनीज भी इन्वेस्ट कर रही हैं उसे सोचने में। राइट। हर कंपनी ये चाहती है कि मैं एक आई शुड हैव अ लार्जर रीजन टू एग्जिस्ट। So as people who work in NGOs and who are targeting these funds from the CSR kitty, they should be aware of the marketing purpose and the company's purpose also. Align their activities to that. बहुत अच्छी बात कही। मैं ये बात जो अंकित जी ने कही है आप सबके सामने रखना चाहूँगा कि अगली बार जब आप प्रपोजल लेकर किसी कंपनी के पास जाएं उनके CSR फंड के लिए, तो उसके प्रपोजल के अंदर ये एरिया को बहुत अच्छे से हाईलाइट करें कि हमारे इस काम से जो आप प्रपोजल में आपने जो डाला है उससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव और मैंडेट्स प्रोडक्ट्स के साथ कितना अलाइन है और उसका इम्पैक्ट कितना होने वाला है। तो जो उन्होंने बात कही कि फिर आपको न सिर्फ CSR टीम हेल्प करेगी बल्कि उनकी कंपनी की मार्केटिंग टीम भी आपको आपके प्लान से कन्विंस होगी और आपको हेल्प करेगी। बहुत छोटी टिप और देना चाहूँगा इसी पॉइंट से रिलेटेड, जब भी कोई NGO किसी क्लाइंट के पास जाए उनकी एनुअल रिपोर्ट, एटलीस्ट लिस्टेड कंपनीज के साथ एनुअल रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाए, और सिर्फ ESG वाला सेक्शन ना पढ़े, सारा का सारा एनुअल रिपोर्ट पढ़े। एक कंपनी के बारे में उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, उससे अच्छी इन्फॉर्मेशन, उससे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलती। वहाँ पे कई बार इन्हीं शब्दों में लिखा होता है, दिस इज आवर पर्पस, दिस इज आवर मिशन, दिस इज आवर विजन। हम लोग जब NGOs की ट्रेनिंग करते हैं तो ये बात ज़रूर कहते हैं, जब NGOs पूछते हैं कि हाउ वी कैन कनेक्ट विद द डोनर्स, तो हम हमेशा कहते हैं कि डोनर्स से कनेक्ट होना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन जो आपने बात कही वो इम्पॉर्टेंट है कि आप जब जा रहे हो पिच करने और आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आप अपनी तैयारी मत करो, बल्कि कंपनी ने क्या क्या काम किया है उसको भी आप अच्छे से समझो, और उनके मैंडेट के साथ अगर आपने अपना मैंडेट अलाइन किया तो आपको सक्सेस रेट आपके बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट जो रैपिड रिस्पांस राउंड है, अच्छा, हम लोग इसमें एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका शॉर्ट आंसर आप दे सकते हैं। क्योंकि कोशिश ये रहती है ये सेगमेंट को ऐसा बनाने की कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को टच कर पाएं। पूरी कोशिश। तो पहला क्वेश्चन है
text, audio or video, what's the future and Video. why? Video, without a doubt. Why? Because it is the most engaging. वेरी नाइस. वीडियो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल्स है, अंकित जी ने कहा. मोस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन टूल्स एनजीओ शुड यूज मोर. Most अंडररेटेड कम्युनिकेशन. underrated. हाँ. WhatsApp. ओह वेरी नाइस. सो व्हाट्सएप इज अ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ मैक्सिमम लोग हैं, रीच है. बिल्कुल. वेरी नाइस. थर्ड क्वेश्चन है, बिगेस्ट मिथ्स अबाउट एसबीसीसी इन योर व्यूज, लाइक सोशल बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन. Biggest myth in SBCC is that information or more information will lead to behavior change. एकदम ठीक है. नहीं, ऐसा ही है, ऐसा ही है, क्योंकि फिर आदमी को मालूम नहीं चलता कि एग्जैक्टली करना क्या है. सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अ कॉज दैट ऑलवेज मूव यू टू एक्शन. Personally, यस ऑफ कोर्स. nature. Anything related to nature. ओह वेरी नाइस. योर In one कम्युनिकेशन मंत्र इन वन लाइन. Keep it simple. Keep it simple. Simple. Very nice. So thank you अंकित जी. अब लास्ट सेगमेंट में हम तीन क्वेश्चंस हैं जो मैं थोड़ा फॉर्मेट आपको बताता हूँ कि जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट फाइनलाइज करते हैं तो हम एक 10-15 डेज पहले अपने जो हमारे रेगुलर ऑडियंस हैं या जो मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको हम वो टॉपिक भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि आप अपने सवाल भेजो. अगर आपके कोई रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं तो, और काफ़ी लोग उस पर रिप्लाई करते हैं, उनके सवाल आते हैं. तो उनमें से जो अच्छे सेलेक्टेड सवाल होते हैं जिनको लगता है कि हम टच नहीं कर रहे हैं पूरे उसमें, तो वो लेते हैं. तो ये 3 सवाल आज सेलेक्ट हैं. मैं उनका नाम भी लूँगा और क्योंकि वो जिन्होंने सवाल पूछा है वो यहाँ नहीं है, तो वो सवाल पूछने के लिए हमारे ऑफिस की कलीग को मैं इन्वाइट करूँगा कि वो सवाल आपके सामने उनके बिहाफ पे रखें. Wonderful. तो पहला सवाल सारथी एनजीओ बिहार से है और ये सवाल पूछने के लिए हमारी टीम से हर्षिता है, मैं उनको बुलाना चाहूँगा. My name is Harshita and my question is, what quality or skill do you think are essential for someone to be a great communicator in the social sector? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी क्वालिटी है ऑब्जर्वेशन. जब आप ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, आप आगे कम्युनिकेट क्या करना है वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है या दूसरी क्वालिटी जो इम्पॉर्टेंट है वो है एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन आपकी अपनी भाषा में, आपके अपने स्टाइल में, आपकी अपनी शैली में सबसे ज़्यादा सार्थक और सबसे ज़्यादा सच्चा होता है. तो अगर मैं किसी और की भाषा बोलूँगा तो मैं नकली लगूँगा, लेकिन मैं अगर उसी लहजे से बोलूँगा जहाँ जो मेरा खुद का है, तो जिससे मैं बोल रहा हूँ वो भी ज़्यादा कन्विंस होगा. सो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो हैं वो ये 2 हैं. वेरी नाइस. नेक्स्ट सवाल जो है वो विकलांग सेवा भारती मध्य प्रदेश से है और ये सवाल पूछने के लिए हमारी कलीग शशि हैं, मैं उनको इनवाइट करूंगा. सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल के टाइम में जब लोगों का अटेंशन टाइम स्पैन इतना कम है और जो एनजीओज़ हैं उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि हम कैसे सस्ते और लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए कैसे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं. देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में वायरलिटी जिसको हम बोलते हैं. वायरलिटी वर्ड थोड़ा सा मैं नेगेटिव मानता हूँ, लेकिन जो भी कंटेंट आप बनाएं वो ऐसा हो कि लोग उसको खुद ब खुद शेयर करें. आज हमारे एडवर्टाइजिंग या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ये बोला जा रहा है कि अगर आपने एक ब्रांड के लिए भी एक ऐड बनाया, तो अगर वो फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे घूम के आपके पास आया है तो मतलब वो पॉपुलर हो रहा है. तो आप जो भी कम्युनिकेशन के टूल्स बनाएं, चाहे वो पोस्टर हो, चाहे वो बैनर हो, चाहे वो आईपीसी मटेरियल हो, आप ऐसा बनाइए जिसके बारे में लोग बात करें. तो यानी कि इंटरेस्टिंग ज़रूर होना चाहिए, उसमें एक नयापन होना चाहिए. अगर लोग बात करेंगे तो आपको उसमें एफर्ट कम लगाना पड़ेगा. पीपल देमसेल्व्स विल एम्पलीफाई द मैसेज. वेरी नाइस. लास्ट क्वेश्चन है और ये सवाल पूछा है दृष्टि फाउंडेशन ट्रस्ट गुजरात से और इस सवाल के लिए मैं मिस्टर समुद्र को इनवाइट करूंगा कि वो आपसे सवाल पूछें. नमस्ते सर. सर, माय क्वेश्चन टू यू इज दैट व्हाट आर द की एडवाइसेस एंड माइंडसेट चेंजेस you would suggest for the communication team of an NGO for strengthening their voice for a lasting impact? Thank you. मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चेंज जो NGOs को लाना चाहिए, मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं बोलने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर ऐसा है कि लोगों को डोनर की बताई हुई भाषा और डोनर की बताई हुई मैसेजिंग को ही रिप्रोड्यूस करना है और अपनी तरफ से वैल्यू ऐड नहीं करना है, तो बहुत मुश्किल होगी.
तो मुझे लगता है कि NGO partners should realize that having their ears on the ground, their feet on the ground, they are an immensely confident and immensely valuable resource for the donors also. और अपनी वो इम्पोर्टेंस जो है वो डोनर्स को रियलाइज़ कराना चाहिए, प्रोग्राम पीपल को रियलाइज़ कराना चाहिए कि वो इंसाइट्स ला के आपको दे सकते हैं, वो आपको रिसर्च की रिचनेस ला के दे सकते हैं, वो आपको वो नुआंस ला के दे सकते हैं जो उस कल्चर में, उस कम्युनिटी में है। तो अपनी इस इम्पोर्टेंस को समझना हर NGO पार्टनर के लिए ज़रूरी है ताकि वो खुद को मार्केट बेटर कर पाएँ। आपकी मार्केटिंग सिर्फ आपकी रीच नहीं है, आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस भी है। उसको प्ले अप करना थ्रू स्टोरीज, थ्रू एनेक्डोट्स, थ्रू इंसिडेंट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस अंकित जी, आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारे सवालों को एड्रेस किया और आपकी बातों से अगर मैं उसको कंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूं कि आज अंकित जी ने न सिर्फ हमें कम्युनिकेशन पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, प्लान एंड उसके डायनेमिक्स के बारे में बताया है, उसकी इंटीग्रिटी को हमने समझा है, बल्कि हम 2 लेवल पे इसको देख सकते हैं। एक तो जब आप प्रोग्राम में कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे आपको करना है, वो उसमें आपने जो टेक्निकल बातें सुनी हैं वो समझ सकते हैं। दूसरा, एक लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कहा जो मैं शायद मिस कर रहा था इस पूरे कम्युनिकेशन में, कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी ब्रांडिंग कैसे कर सकता है। एज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आपका काम कैसे रिफ्लेक्ट हो, कैसे लोगों के सामने आए, और ये सिर्फ आपकी ब्रांडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये काम आपकी ट्रांसपेरेंसी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपका काम रिफ्लेक्ट होता है, लोगों के बीच में आता है, आप लोग जानते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि आपके काम की डंका दूर दूर तक बजेगी और आपको डोनर ढूंढना नहीं पड़ेगा, फिर डोनर आपको ढूंढेगा, पहली चीज़। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर आप अपने काम को अच्छे से कंपाइल करते हो, डॉक्यूमेंट करते हो, लोगों के सामने ले जाते हो, तो आप एक लॉन्ग टर्म एसेट भी ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएट कर रहे हो, जो आने वाले 10-20 सालों में अगर आप पुरानी ऑर्गेनाइजेशन जब होगी तो वो आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा। और लास्ट पॉइंट अगर जो मुझे लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन है ये आपका इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप जिनके लिए काम कर रहे हो उनके साथ आपको फिर काम करना है, वापस एक नई कम्युनिटी में जाना है, तो वहाँ पर आपके लिए ये एज अ लर्निंग टूल्स, एज अ पॉलिसी मेकिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। और मैं जब बात करता हूँ तो ये भी बात करता हूँ, एक छोटी सी बात से इस बात को यहीं समराइज करूँगा कि एक कहावत मैं हमेशा कहता हूँ कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये जो कहावत है वो एकदम फिट बैठती है कम्युनिकेशन के पॉइंट पे कि आप बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको बाहर नहीं ले जा रहे हैं, लोगों को नहीं बता रहे हैं, तो आप कितना अच्छा क्या कर रहे हैं वो आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो अंकित जी, अब जाते जाते आप अगर कुछ आप संदेश देना चाहें हमारे दर्शकों को तो प्लीज़। देखिए, आपने कहावत की बात करी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मैं तो ये कहूँगा कि जंगल में नाचते हुए मोर की वीडियो खींच लीजिए, पूरी दुनिया देखेगी। वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी लाइन है। तो इन्होंने जो मैंने कहावत कही उसका इन्होंने आंसर कम्युनिकेशन में दिया है। सो यही है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की महारत। थैंक यू सो मच अंकित जी। तो इसलिए आप प्लीज़ अपनी बातों को, अपने कामों को समझिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिए, और जो आज हमारे एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपके बीच में रखा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको हम शायद इस 40-45 मिनट, 50 मिनट में हमने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे मालूम है कि ये सवाल इतने छोटे नहीं हैं, इसके सॉल्यूशंस और बड़े हैं। इसके लिए अगर आप डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो हमें लिखिए, आपके सवालों को हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालों को एड्रेस कर सकें, आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। इस उम्मीद के साथ आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। मैं आप सब की तरफ से हमारे आज के गेस्ट अंकित बोरा जी को एक बार फिर से हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय निकाला, आप आए और इतनी अच्छी बातें इतने कम समय में हम सबके सम्मुख रखी। इसके लिए आपका हृदय से आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में मैं एक जैसे कहता हूँ कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कुछ नए लोग हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं। जो पुराने हैं उनको मालूम है कि
आपको इस पॉडकास्ट को आगे ले जाना है तो उसको आप ही हमारी ताकत हैं, जो आप इसको और आगे ले जाने में सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि जो ये प्रयास हम आपके माध्यम से कर रहे हैं इसको और आगे गति दी जा सके, इसको और आगे ले जाया जा सके। इस उम्मीद के साथ आज आप हमारे साथ जुड़े एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में, आपने फिर हमें सुना। इन सब के लिए आप सबका भी आभार और धन्यवाद। थैंक यू।